बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं QHSE होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजल हनीफ़। आज हम अरामको CSM लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 7 पढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को याद करवा दूं कि हमने चैनल का नाम चेंज किया है। HSE होम से हमने QHSE होम किया है क्योंकि हमने डोमेन अप्लाई की थी वेबसाइट बनाने के लिए। डोमेन हमको HSE होम के नाम से नहीं मिली, QHSE होम के नाम से मिली, इसलिए हमने डोमेन के हिसाब से हमने अपने चैनल और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया के नाम हैं वो चेंज कर लिए। तो अब आपको www.qhsehome.com की वेबसाइट जो है वो थोड़े ही दिनों में लॉन्च हो जाएगी और मिल जाएगी। उसके ऊपर आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको मटेरियल चाहिए होगा, प्रेजेंटेशन मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, ब्लॉग्स मिल जाएंगी, आपको दूसरी सेफ्टी के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज का हम अपना लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं कि आज हमारे लेक्चर 7 में क्या है। लेक्चर 7 स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम आज एक बार फिर लेक्चर 6 को रिकैप करेंगे कि हमने लेक्चर 6 में क्या पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं, अभी अरामको CSM का वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम 1 में अभी जो हमने स्टार्ट किया है CSAR, उसकी जनरल रिक्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं अभी तक। तो लेक्चर 4, 5, 6 में हमने जनरल रिक्वायरमेंट पढ़ी थी। आज लेक्चर 7 में भी हम जनरल रिक्वायरमेंट ही पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसमें ये भी चीज़ बताई थी आप लोगों को कि ये जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं प्रोजेक्ट की, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्टर का, तो जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो उस टाइम पे जो भी सेफ्टी के रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट की एक्सप्लेनेशन दी गई है इन जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर कि हमको यानी अरामको को कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर से, सेफ्टी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अरामको की वो इसमें एक्सप्लेन की गई हैं और हमने 1 बाय 1 पढ़ी भी है। आज भी हम देखते हैं कौन सी रह गई हैं लेवल लेक्चर 6 में। पहले एक बार रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर 7 को स्टार्ट करते हैं। लेवल 6 में हमने लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था सेफ्टी मीटिंग्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टर साइट मैनेजमेंट सेफ्टी मीटिंग्स। यानी उसके जो हमने लेक्चर 5 में पढ़ा था कि हमने जब अपनी प्री क्वालिफिकेशन हो गई, हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमारी जो मैन पावर है सेफ्टी की वो भी मोबिलाइज हो गई। उसके बाद सेफ्टी मीटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। उस सेफ्टी मीटिंग्स जो है वो एग्जीक्यूशन टीम की भी और मैनेजमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट की भी। फिर हमने उसमें पढ़ा था हैज़र्ड कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो मतलब जिस तरह का काम होगा उस तरह का अच्छी क्वालिटी के साथ आपको इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलना, ये एक कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। फिर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद हमने बिहेवियर ऑब्जर्वेशन एंड साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन पढ़ा था, साइट सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पढ़ा था, वर्क परमिट सिस्टम पढ़ा था हमने कि वर्क परमिट सिस्टम क्या है, जॉब सेफ्टी लॉग बुक हमने पढ़ा था कि JSL क्या चीज़ है, इसका रोल क्या है, और इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स होती हैं PMT की तरफ से या LPD की तरफ से अरामको रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से वो रिकॉर्ड की जाती हैं, उसका क्लोज आउट भी देना होता है कॉन्ट्रैक्टर ने। लास्ट में हमने पढ़ा था फेलियर टू कंप्लाई, कि अगर आप फेलियर टू कंप्लाई यानी कोई भी चीज़ कंप्लायंस में आपने किसी चीज़ में फेलियर शो करते हैं तो ये अरामको को, कंपनी को, क्लाइंट को हक है कि वो आपका या तो फुल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, या जॉब सस्पेंशन दे सकती है, या पार्शली दे सकती है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम 1 का CSAR का हम आज लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे CSM का। उसमें फिर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स बाकी बच गई थी जो पढ़ेंगे आज। तो आज की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है फिटनेस फॉर ड्यूटी, हीट स्ट्रेस, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे आगे इनकी। एमरजेंसी रिस्पॉन्स, अथॉरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ टू स्टॉप वर्क, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। लास्ट में है इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तो आइए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा आज का पहला कंटेंट है। फॉलोइंग आर दी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जी? फॉलोइंग आर दी रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं देखते हैं। ट्रांसपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम डोर टू डोर। अब इसमें जो सऊदी अरामको है या कंपनी जिसको हम बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रही है
कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब उनको आरामको को नहीं चाहिए ये ट्रांसपोर्टेशन। ये जो कॉन्ट्रैक्टर उसने हायर किया है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपनी मैन पावर हायर कर रखी है, उस मैन पावर के लिए कौन सी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या चाहिए, वो उसका एक स्टैंडर्ड बरकरार रखा है उसने। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो अब रिक्वायरमेंट्स में डाल के उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वायर किया। अब वो क्या है इसमें सारा देखते हैं कि पहले तो जिम्मेदारी उसकी ये है कि जितने भी उसके वर्कर हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन उसको देना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम डोर टू डोर, यानी साइट से जब काम करने के लिए साइट पर जाएंगे तो कैंप से लेकर साइट तक और साइट से लेके कैंप तक ये उसकी ज़िम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट देना। उसके बाद नेविगेशन शेल इंस्टॉल इन ऑल व्हीकल्स, और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सारी गाड़ियों के अंदर नेविगेशन सिस्टम होना लाजमी है, ये आरामको की रिक्वायरमेंट है। व्हीकल शेल स्टॉप ऑन सेफ लोकेशन वाइल डिसएम्बार्किंग वर्कर्स, कि जब कोई भी ड्राइवर, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वाला वर्कर्स को साइट से लेकर जाकर कैंप से लेकर जाकर साइट पर उतारेगा या किसी जगह पे भी डिसएम्बार्क करेगा, वो लोगों को उतारेगा, तो उस टाइम पे उसकी लोकेशन सेफ़ लोकेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि रोड के ऊपर खड़ा करके गाड़ी तो बंदों को उतारना शुरू हो जाए, जैसे कि कोई भी हादसा या कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होगा। तो इस ऐसी लोकेशन पे सेफ़ लोकेशन हो जहाँ पे वो पार्किंग भी कर सके और आराम से बंदों को भी उतार सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल व्हीकल शेल इक्विप्ड विद सऊदी अरामको स्टिकर इफ़ रिक्वायर, यानी अगर सऊदी अरामको का स्टिकर रिक्वायर्ड है, जैसे किसी प्लांट के अंदर जाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट बनती है तो वो लगवाना लाजमी है। अगर नहीं है रिक्वायर्ड तो नो प्रॉब्लम। आगे, डैमेज एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स प्रोहिबिटेड टू यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी डैमेज और डिफेक्टिव इक्विपमेंट या व्हीकल आपने यूज़ नहीं करनी, ये आरामको की रिक्वायरमेंट है। व्हीकल शैल इक्विप्ड विद एयर कंडीशन एंड केप्ट क्लीन विद हाइजीनिक कंडीशन, के कोई भी व्हीकल जो है वो एयर कंडीशन के बगैर नहीं होनी चाहिए और हाइजीनिकली, यानी उसकी जो क्लीनिंग की जो सिचुएशन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हाइजीनिकली बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये समर, जैसे कि बहुत गर्मी का सीज़न आता है तो वहाँ पे वर्कर्स को काम करना होता है साइड के ऊपर, तो एयर कंडीशन का होना बहुत लाजमी है। सीट बेल्ट इज़ कंपल्सरी टू फासन फॉर एवरी पैसेंजर इन कार और बसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि सीट बेल्ट इज़ कंपल्सरी टू फासन फॉर एवरी पैसेंजर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आरामको की साइड पे हमने बहुत से इंसिडेंट ऐसे देखे हैं कि जो जिन लोगों ने आगे जो लोग बैठते हैं वो लोग सेफ़ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फासन सीट बेल्ट उन्होंने पहना होता है, यानी कि, और दूसरा जो पीछे बैठते हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहनते और वो ईजी फील करते हैं, तो जब एक्सीडेंट होता है तो एकदम झटका लगता है, वो जर्क की वजह से वो पीछे के लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, जे आगे के लोग जो है वो सीट बेल्ट की वजह से बच जाते हैं। तो ये सीट बेल्ट हर सीट पैसेंजर को पहनना लाजमी है। ऑल सीट शैल बी फेस फॉरवर्ड ओनली इन एवरी व्हीकल, यानी जितनी भी सीट हैं उनकी सबकी लोकेशन जो है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए, फॉरवर्ड आगे की तरफ होनी चाहिए। कोई भी सीट ऐसी ना होगी जिसकी बंदा बैठे और उसका फेस जो है वो बस के पीछे वाली साइड पे चला जाए। ऑक्यूपेंट्स शैल नॉट ओवरलोडेड इन व्हीकल एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशंस, कि जितने भी पैसेंजर उसके ऊपर लिखे हुए हैं उतने ही पैसेंजर बस में होने चाहिए या गाड़ी में होने चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। Emergency exit must not be blocked and fire extinguisher shall be available in all vehicles. फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका भी एक स्टैंडर्ड है आरामको का, UL लिस्टेड जिसको हम बोलते हैं UL, उसके ऊपर एक स्टैंप होती है, वो होनी चाहिए, वो ही आरामको की साइड के ऊपर जितने भी व्हीकल हैं उनके अंदर मौजूद होना चाहिए। और एमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी गाड़ी के अंदर एमरजेंसी एग्ज़िट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मोटर व्हीकल शैल कीप देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लाइक इंस्पेक्शन स्टिकर, मेंटेनेंस स्टिकर, डेली चेकलिस्ट। अब जितनी भी मोटर व्हीकल साइट पर जाती हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे पूरी होंगी या कैसे पता चलेगा, कि उनकी एक चेक लिस्ट होती है जो आरामको की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बना के पास करवाता है। तो वो जो
चेक लिस्ट होती है वो फिल करके गाड़ी के अंदर रखना बहुत कंपल्सरी है। क्यों कि उस चेक लिस्ट के अंदर जितनी भी साइट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एक व्हीकल है उसके अंदर मेंटेनेंस स्टिकर होना चाहिए, उसके अंदर आपके डेली इंस्पेक्शन स्टिकर होना चाहिए, और उसके अंदर आपका कंप्रेसर होना चाहिए, उसके अंदर आपका शावल होना चाहिए, सैंड बैग होना चाहिए, पैड होना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि अगर गाड़ी जो है रिमोट एरिया में या सैंड में या डेजर्ट में किसी जगह फंस जाती है तो उस वक्त वहाँ पे उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, और ये सारी की सारी चेक लिस्ट के अंदर लिखी होती हैं। इसलिए चेक लिस्ट को फिल करना कंपलसरी है, और हर इक्विपमेंट जो है वो, हर गाड़ी जो है वो चेक लिस्ट के बिना साइड पर नहीं जाए, वो चेक लिस्ट फिल करके अपने पास रखे और सारी चीज़ें भी पूरी करे। All drivers whose working on Aramco premises shall follow the SAG यानी सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट रूल्स, यानी सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट रूल्स एंड सऊदी अरामको रूल्स एज पर GI जनरल इंस्ट्रक्शन 6.030 ट्रैफिक की है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो एक तो उसको ड्राइवर्स को अपने गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने के बाद आपको जो अरामको के रूल्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि आपको रोड के ऊपर 80 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, तो 80 की ही स्पीड आपने रखनी है, 80 से कम रखनी है। इसी तरह अरामको की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे प्लांट के अंदर आपको 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 20 भी होती है, कुछ जगह पे 20 भी होती है। तो ये अरामको की खुद की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इस स्पीड से ज़्यादा वहाँ पे गाड़ी नहीं चलानी। कॉन्ट्रैक्टर शेल इम्प्लीमेंट ए जर्नी मैनेजमेंट प्रोग्राम इन रिमोट एरिया। ये जो जर्नी मैनेजमेंट एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ड्राइवर्स को बताया जाता है कि आपने किस तरह के रूट लेने हैं, किस तरह का सामान अपने साथ रखना है, किस तरह आपने ट्रैवल करना है रिमोट एरिया में। तो ये जर्नी मैनेजमेंट प्रोग्राम बाकायदा एक लॉन्च किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि ड्राइवर्स जो है वो अपनी जहाँ भी काम करने के लिए जाएं साइड के ऊपर, वो हर चीज़ से अवेयर हों, कौन से हैज़र्ड हो सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनका क्या सलूशन है। लास्ट में है जी, सापो हैव अथॉरिटी टू रिमूव एनी व्हीकल फ्रॉम साइड इफ़ फेल टू कंप्लाई रूल्स। अब सापो जो है जो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सऊदी अरामको प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके पास अथॉरिटी है, LPD PMT या कोई भी अरामको का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास अथॉरिटी है कि अगर आप उसके रूल्स फॉलो नहीं करते तो वो आपकी व्हीकल को बैन कर देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे कि ये व्हीकल, ये प्लेट नंबर, ये जो आपका डोर नंबर या फ्लीट नंबर, ये कुछ भी है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे कि ये हमको आज के बाद इस साइट के ऊपर नहीं चाहिए। तो ये जब वो इस तरह की कोई भी कंडीशन लगा देते हैं तो वो उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। ये नीचे मैंने कॉर्नर के ऊपर R आगे 4.16, 4.19, 4.20 जो रेफरेंस दे रखे हैं, ये CSM के रेफरेंस है कि ये CSM से ये सारी इन्फॉर्मेशन ली गई है, खुद से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी की सारी CSM की इन्फॉर्मेशन है और ये उसके रेफरेंस हैं। आप जाकर CSM में बाकायदा मैनुअल में पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा जनरल रिक्वायरमेंट क्या है CSAR की। फिटनेस फॉर ड्यूटी, यहाँ पे अब बात होगी वर्कर्स की फ़िटनेस की, यानी अरामको इतनी कॉन्शियस है हर लिहाज से। आपने देखा कि हर रिक्वायरमेंट उन्होंने वर्कर के हक़ में रखी हुई है, हर रिक्वायरमेंट उन्होंने वर्कर्स को दी हुई है, कॉन्ट्रैक्टर को दी हुई है कि वो अपने वर्कर्स को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करें कि वो काम को अच्छे तरीके और प्रॉपर तरीके से करें। अब आ गई है बात वर्कर की फ़िटनेस की। तो जब वर्कर की फ़िटनेस की बात आएगी तो उसमें भी उन्होंने अपना स्टैंडर्ड एक बरकरार कर रखा है, एक स्टैंडर्ड दे रखा है कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक वर्कर्स जो है उनकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए। देखते हैं क्या है। ऑल पर्सनल शैल मेडिकली एंड फिज़िकली फ़िट फॉर वर्क, कि जितने भी वर्कर हैं वो मेडिकली फ़िज़िकली हर तरह बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त होने चाहिए। अब वो कैसे तंदुरुस्त रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी खुराक देगी, अच्छी फूड देगी, अच्छी रहना बहना देगी, बाकायदा उनको जिम देगी, उनको एक्सरसाइज करने के लिए उनकी जो भी मतलब फ़िटनेस के लिए उनके जो इक़दामात हैं जो भी वो कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है। एम्प्लॉयर शेल अरेंज विजन टेस्ट फॉर वर्कर, प्रोवाइड लेंसेज इफ़ नीडेड, यानी जो विजन टेस्ट है, आई टेस्ट, जिसको आई टेस्ट भी कह सकते हो आप, आँखों का अगर किसी का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो बाकायदा उसके टेस्ट करवाए, और अगर उसको कोई इशू है या किसी लेंस की ज़रूरत है या कोई उसको आई ग्लासेस की ज़रूरत है तो वो कंपनी उसको प्रोवाइड करवाए। उसके बाद है जी
डेली ड्यूटी आवर्स शैल नॉट एक्सीडेड फ्रॉम 12 आवर्स एक्सेप्ट emergency are approved by the SAPO. Total working hours per day not more than the 16 hours from porter to porter including transportation. अब ये जो पॉइंट है, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमेशा अक्सर जो है 99% इसके चांस होते हैं, जो भी लोग एग्ज़ाम के लिए जाते हैं या जो भी लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं आरामको की सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइज़र हो, मैनेजर तक के ये क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए या क्या होते हैं। तो ये आपका ये पॉइंट उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि जो वर्कर है उसको 12 आवर्स की ड्यूटी अलाउ करती है आरामको, इससे ज़्यादा वो ड्यूटी अलाउ नहीं करते क्योंकि ये उसकी फ़िटनेस के ऊपर फिर इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट करती है। अब 12 आवर्स के बाद उसने लिखा है 16 आवर्स। मान लें कि जैसे अगर कोई दूर ट्रैवल करना पड़ता है तो फिर भी उन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम जो है, अगर आपको किसी तरह से भी आपको काम करना पड़ गया, ट्रैवल करना पड़ गया, कोई इमरजेंसी पेश आ गई है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो उस सूरत में भी आप मैक्सिमम 16 घंटे काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। तो 16 घंटे भी कहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगी? 16 घंटे जैसे कि आपने कैंप से स्टार्ट करने हैं। कैंप से आप 6 बजे निकले तो 6 बजे से लेकर वापस कैंप में आने तक, डोर तक आपको 16 घंटे होने चाहिए। तो इससे ज़्यादा, यानी यहाँ पे लिखा है पोर्टर टू पोर्टर, यानी अपने कैंप से कैंप आने तक सिर्फ 16 घंटे, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ उसमें इंक्लूडिंग है। इससे ज़्यादा वर्कर जो है वो साइड पे नहीं रह सकता। ये वर्कर की फ़िटनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करता है। और ये देखें, आरामको का बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर का ख्याल रखना। अदरवाइज़ तो कॉन्ट्रैक्टर आपको पता ही है। फिर अथॉरिटी फॉर एम्प्लॉय टू स्टॉप वर्क, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। अथॉरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ टू स्टॉप वर्क, कि कोई भी अनसेफ वर्क हो, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट या कोई भी किसी तरह का वर्कर को समझ में आता है कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा, एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं हो रहा, सेफ्टी के अगेंस्ट हो रहा है, तो ये वर्कर को बाकायदा रिटर्न में कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा लिख के कि आप अपना काम स्टॉप कर सकते हैं विद रीज़न। ये नहीं कि विदाउट एनी रीज़न, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देने के बाद उसके ऊपर आप लोगों ने सलूशन भी देना है। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा। ये एक बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, स्टॉप वर्क अथॉरिटी। इसके ऊपर एक लेटर से मैं वीडियो बनाऊँगा, अभी इसका भी मटीरियल तैयार कर रहा हूँ। तो जब भी कोई भी काम स्टॉप करना है, उस काम की रीज़न भी बतानी है, फिर उसके ऊपर उसका सोल्यूशन भी बताना है एज़ पर स्टैंडर्ड। ये नहीं कि बस काम स्टॉप कर दिया तो बस आपका काम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके ऊपर एक स्टॉप वर्क का नोटिस भी दिया जाता है कि आपने नोटिस भी, पेपर भी लिख के देना है कि मैंने इस वजह से स्टॉप किया, ये काम ख़राब हो रहा था, अब उसका ये स्टैंडर्ड है और आगे उसका ये सोल्यूशन है। Contractors responsible to provide written evidence to the SAPO that each employee having authority to stop their own activity if deemed to be unsafe. अगर unsafe लगती है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं with reason and with explanation. अब नीचे देखते हैं जी, लास्ट पॉइंट है हमारा इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। एज पर सऊदी अरामको जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 6.007 इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, contractors and subcontractors shall implement timely and reporting procedure of all incident, accident, near misses and injuries and corrective action shall be taken immediately. यानी एज पर जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 6.007 जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन की इंस्ट्रक्शन है, उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करना है। और अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, नियर मिस हो जाती है या कोई भी इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको टाइमली इमीडिएट उसका जो प्रोसीजर है उस हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है और इन्वेस्टिगेट भी करना है। इसके ऊपर भी मैं ये भी एक लेंथी टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसका भी मटेरियल तैयार हो जाएगा, वीडियो भी आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगी। ऑल इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर देयर ओन और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। कोई भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स का या कॉन्ट्रैक्टर का अपना इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है उसको इन्वेस्टिगेट करना। अब इन्वेस्टिगेशन, लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन shall be performed in a good manner and identify the root cause to take corrective action with follow up until rectified। कि उसका रूट काज निकालना और उसका करेक्टिव एक्शन देना, और जब तक वो बिल्कुल 100% रेक्टिफाई नहीं हो जाती उसको फॉलो अप भी करते रहना।
अब ये हमारा नेक्स्ट जर्नल रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि हमारी क्या क्या ऑप्शन है। हीट स्ट्रेस है हमारा, सॉरी हीट स्ट्रेस है हमारा जर्नल रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट। तो इसमें हीट स्ट्रेस में देखते हैं क्या चीज़ है। अब हीट स्ट्रेस क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हीट स्ट्रेस क्या चीज़ है। जब भी समर यानी गर्मियों का सीज़न जब आता है तो गर्मियों में सीज़न में डेजर्ट में काम करना बहुत मुश्किल होता है। टेम्परेचर 50+ भी जाता है, कभी कभी शो नहीं किया जाता, लेकिन 50+ टेम्परेचर होता है, 49, 48, 47। और आपको पता है कि जब 40 से अबव टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है तो इसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है। 40 तक बंदा नॉर्मल कंडीशन में उसको सर्वाइव कर सकता है, लेकिन 40 अबव होने के बाद उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और इसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रोल मेजर्स लगाने पड़ते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसमें डेजर्ट में काम करने वाले वर्कर्स के साथ उसको डील करना। ये देखते हैं इसमें हीट स्ट्रेस में क्या उन्होंने बताया है, अरामको के क्या स्टैंडर्ड हैं कि वो वर्कर्स के लिए कितना अच्छा स्टैंडर्ड लेके आए हैं कि मतलब वर्कर्स को गर्मी में काम करने के दौरान किन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक ख्याल रखना चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर हीट रिलेटेड इलनेस एट वर्क साइट। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इलनेस होती है साइट के ऊपर तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करेक्ट करना। अब नीचे देखते हैं, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। Task and work location shall be evaluated based on previously reported heat-related illness as per OSHA prior to the start assigned activities and taken proper action to control heat-related illness। कि इसमें वो कहते हैं कि अगर किसी जगह पे किसी लोकेशन पे एक्टिविटी असाइन कर दी गई है या असाइन करने जा रहे हैं तो उससे पहले उन लोगों को वहाँ की वेदर कंडीशन देख लेनी चाहिए या उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देख लेना चाहिए कि अगर 1 साल पहले यहाँ पे वेदर कंडीशन समर थी, मतलब टेम्परेचर जो था वो हाई था, तो उस दौरान जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे कोई उनको हीट रिलेटेड इलनेस तो नहीं हुई, कोई हीट स्ट्रेस का वहाँ पे इशू तो नहीं हुआ। अगर वहाँ पे कोई इशू हुआ है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन रिज़ल्ट था उसके मुताबिक उन लोगों को वहाँ पे कंट्रोल मेजर प्रॉपर तरीके से लगाने चाहिए कि भाई पहले इससे ये एक्सीडेंट हो चुका है इस लोकेशन के ऊपर ये काम करते हुए, अब इसका ये कंट्रोल मेजर हैं, ये इसके प्रिकॉशंस हैं। अब ये प्रिकॉशंस और कंट्रोल मेजर लेने के बाद ही इस जगह पर ये एक्टिविटी स्टार्ट की जाए। नेक्स्ट है हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम shall be developed based on the result of the heat stress evaluation as per Saudi Aramco heat stress requirement and submit to the SAPO for review prior to start work in hot weather। अब hot weather यानी समर में, यानी हाई टेम्परेचर जब होता है उसमें काम करने के लिए आपको एक हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम डेवलप करना पड़ता है कि आपका जो प्रोग्राम है हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, मतलब काम करते हुए जो वर्कर हैं वहाँ पे गर्मी में उनके लिए आपने क्या सेफ्टी का प्रोग्राम बनाया है कि आप उनको क्या कंट्रोल मेजर लगा रहे हैं, वहाँ पे प्रिकॉशन दे रहे हैं या उनके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं जो वो हीट स्ट्रेस की जो बीमारियाँ हैं या इलनेस है वो उससे बच सकें। तो वो आपको डॉक्यूमेंटेड करके वो सापो को देना पड़ता है, यानी अरामको को जमा करवाना पड़ता है, प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन को या रिप्रेजेंटेटिव को जमा कराना पड़ता है अप्रूवल के लिए कि भाई हमने ये वाला मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया है। अब उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उस मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, यानी क्या चीज़ें हैं जो इवेल्यूएट की जाती हैं या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ हीट स्ट्रेस एवेल्यूएशन एंड हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। कहता है कि ये नीचे जो दी गई हैं ये थोड़ी सी एवेल्यूएशन की या हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम की चीज़ें हैं, मतलब इनको मद्देनज़र रखा जाता है जब मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है। तो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। मतलब कि जॉब लोकेशन सबसे पहले, including specific locations for each task, equipment, confined spaces। मतलब इसमें कहता है कि जॉब लोकेशन, सबसे पहले आपने जॉब लोकेशन देखनी है कि जॉब लोकेशन क्या है, वर्कर्स जो है वो कहाँ पे काम करने जा रहे हैं और वहाँ की जो सराउंडिंग है वो कैसी है, सॉरी वहाँ पे जो इक्विपमेंट काम कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। जैसे कि मान लो कि वर्कर हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हों, हो सकता है कि एक्सकवेशन में काम करने जा रहे हों, हो सकता है वो वर्कर्स ओपन स्पेस में, बिल्कुल ओपन एरिया में या ओपन इन्वायरमेंट में काम करने जा रहे हों जहाँ पे आपको शेड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ पे आपको जैसे कि अगर कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा हुआ है,
कोई हैवी इक्विपमेंट ऐसा लगा हुआ है, जनरेटर्स चल रहे हैं जहाँ वो जनरेटर भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑलरेडी सन भी, आपको सूरज की भी गर्मी लग रही है और ज़मीन की तपश भी है, टेम्परेचर मतलब इंक्रीज़ करने का होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए वहाँ की लोकेशन को सही तरीके से आपने असेस करना है और उस असेसमेंट के बाद आपको प्रॉपर कंट्रोल मेजर और प्रॉपर प्रिकॉशंस भी लगाने हैं ताकि वर्कर्स जो हैं वो हीट रिलेटेड इलनेस से बच सकें। उसके बाद वर्किंग ड्यूरेशन, उसके बाद उनका जो स्केजुअल है और स्केजुअल की जो फ्रीक्वेंसी है, टास्क फ्रीक्वेंसी एंड टाइम एफर्ट रिक्वायर्ड, कि वहाँ पे उनका जो स्केजुअल उन्होंने बनाया है वो उसकी वर्क ड्यूरेशन क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब लोगों को कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है वहाँ पे काम करने के लिए, उसको भी मद्देनज़र रखना है जब भी वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएंगे कि उनके लिए ये फ्रीक्वेंसी होगी काम करने की और ये 8 घंटे काम करेंगे तो मुसलसल 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक उन चीज़ों को असेस करके उनकी कंट्रोल मेजर और प्रिकॉशन दिए जाएँ। क्लोथिंग कौन से यूज़ करेंगे, यानी कपड़े कौन से होंगे, FRC यूज़ करेंगे या कोई हो सकता है कि उनको एडिशनल PPs इस्तेमाल करने पड़ जाएं जिसकी वजह से हीट का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा मतलब असरअंदाज हो, यानी हीट जो है वो ज़्यादा असरअंदाज हो। तो उस कपड़ों का भी ख्याल रखना है, उनके यूनिफॉर्म का भी ख्याल रखना है कि कंसीडर द क्लॉथ वोर बाय वर्कर हाउ मच हीट दे प्रोड्यूसिंग। हो सकता है कपड़े भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हों, सूरज रोशनी डायरेक्ट डालता है जब, तो कपड़े जो है वो रोशनी को अब्जॉर्ब भी समटाइम कर लेते हैं। अगर अच्छे कपड़े हैं तो वो बजाय हीट प्रोड्यूस करने के वो उसको अब्जॉर्ब करके हीट प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं, इम्प्लीमेंट प्रोसीजर टू मॉनिटर एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रिपोर्ट एनी चेंजेस इन वेदर इमीडिएट। कि वहाँ पहली बात तो यह है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को जो उनकी चेंजेस हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, वहाँ पे प्रॉपर मीटर रखे जाएं, जैसे कि वेदर मीटर हो सकता है, जैसे कि अगर कोई ज़्यादा तेज़ हवा चलने का मसला है या ह्यूमिडिटी की फ्लक्चुएशन है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, या टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आ रही है, तो जो मीटर है वहाँ पे वो बताएगा आपको फौरी कि अभी टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। उसके हिसाब से आप लोगों को उसके कंट्रोल मेजर और प्रिकॉशंस देने हैं। लास्ट में है कंट्रोल, यूज़ ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल टू प्रिवेंट एनी हीट रिलेटेड इलनेस। यानी ये सारी चीज़ें जब आप एक्सेस कर लेते हैं, यानी इन सबको इनका असेसमेंट हो जाता है, चेक कर लेते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से आप देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको फिर उनके कंट्रोल मेजर देने हैं कि कंट्रोल मेजर क्या है। फिर वो आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, उसमें अगर एलिमिनेशन हो सकती है तो एलिमिनेट करेंगे, अगर इंजीनियर कंट्रोल लगता है तो इंजीनियर कंट्रोल लगाएंगे, अगर आपको PPs देने हैं तो PPs के ऊपर अगर आपका कोई काम चलता है तो उसके ऊपर आप PPs उनको प्रोवाइड करेंगे या शेड प्रोवाइड करेंगे, या किस तरह के भी आप कंट्रोल मेजर लगाएंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल को फॉलो करते हुए। कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर शैल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग फॉर हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिकॉग्निशन, हीट रिलेटेड इलनेस etc। यानी ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी भी है कि जो वर्कर्स हैं उनको हीट रिलेटेड इलनेस या हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो बनाया उसकी ट्रेनिंग देना, ताकि हर वर्कर को खुद भी पता हो कि मैंने किस तरह हीट से बचना है। कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू देयर वर्कर दैट हाउ टू रिस्पॉन्स टू हीट रिलेटेड इलनेस, कि उनको खुद भी पता हो कि हमने किस तरह हीट रिलेटेड इलनेस से बचना है और अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसको किस तरह हमने रिस्पॉन्ड करना है। अब ये हमारा नेक्स्ट जो जनरल रिक्वायरमेंट में है एमरजेंसी रिस्पांस प्लान ERP देखते हैं हमारा क्या है। Emergency response plan shall be established by the contractor for each specific site and submit to the SAPO for review prior to start the contractual work। यानी आप जब भी पहले आपने जब स्टार्ट किया था काम इनिशियल स्टेजेस पे जब आपने डॉक्यूमेंटेशन की थी तो उसमें आप लोगों को ERP भी बनाना है। ERP डिफरेंट एक्टिविटीज़ का होगा। ERP जो है वो एमरजेंसी रिस्पांस प्लान, यानी एमरजेंसी रिस्पांस प्लान हमेशा आपका जो आरामको का ERP होगा उसके
बिल्कुल लाइन अप होना चाहिए, उसके बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। कोई ये ना हो कि आपका ERP जो है वो कोई दूसरे डायरेक्शन पे लेके जाए और अरामको का ERP जो है वो दूसरी डायरेक्शन दिखा रहा हो। तो बिल्कुल आपने एमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो बनाना है वो एक्टिविटीज़ का होगा, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ का वो होगा, समटाइम्स स्पेसिफिक लोकेशन का भी होगा। तो वो बिल्कुल आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो काम लिखे हैं, जो एक्टिविटीज़ लिखी हैं उनका होना चाहिए और अरामको के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। ERP शैल बी अलाइंड विद अरामको फैसिलिटीज़ ERP। Personnel shall be trained and well aware about the roles and responsibility by conducting periodic drill। अब अगर ड्रिल कंडक्ट करते हैं तो ड्रिल नहीं भी कंडक्ट करते तो इसके अलावा भी एमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है वो तमाम वर्कर्स को या जितने भी उसमें लोग एमरजेंसी रिस्पांस टीम जो होती है स्पेशली उनको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। और बाकायदा ड्रिल भी जब करते हैं तो उनको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एवेल्यूएट करने के लिए ड्रिल की जाती है कि उनको पता चल जाए प्रैक्टिकली कि हमने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फॉलो करनी है। Upon sounded alarm, personnel shall shut down their equipment and make them safe immediately and proceed to the assembly hall। क्या अगर कोई अलार्म बजता है, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वर्कर्स को क्या करना है कि अपने इक्विपमेंट को शट डाउन करके असम्बली एरिया की तरफ जाना है। कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर शैल पार्टिसिपेट इन एमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल कंडक्टेड बाय सऊदी अरामको पीरियडिकली। यानी कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनको एमरजेंसी ड्रिल में हिस्सा लेना चाहिए जो कि सऊदी अरामको की तरफ से यानी अरामको या जो LPD या PMT होते हैं उनकी तरफ से एक मुनासिब वक्फे के हो सकता है 6 महीने या 3 महीने में वो लोग ड्रिल करते हैं, उसमें इनको शामिल होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी फाउंडेड ड्यूरिंग ड्रिल। और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनको भी एमरजेंसी जो ड्रिल्स होती हैं उनका साल में एक बाकायदा टाइम दिया जाता है कि आपको 4 या 5 या 6 या 3 महीने में, हर 2 महीने में एक आपको डिफरेंट फायर ड्रिल करनी है, डिज़ास्टर ड्रिल करनी है, फिर यानी कोई भी किसी तरह की ड्रिल जो है वो बताई जाती है कि आपने प्लान की जाती है कि ये ड्रिल आप एक साल में 6 ड्रिल हमारी होनी चाहिए। और उसमें बाकायदा जो PMT या अरामको का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसमें शामिल होता है, बाकायदा वो ऑन द स्पॉट आते हैं और उनके सामने ड्रिल होती है। एनी डेफिशिएंसी फाउंडेड ड्यूरिंग ड्रिल विल बी रेक्टिफाइड ऑन इमीडिएट बेसिस एंड इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स एज वेल। कि जब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी आता है और ड्रिल भी होती है तो फिर उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो वो आपको बताते हैं कि आपका ये डेफिसिट हो रहा है, ये आपका ये स्टेप सही नहीं है, या यहाँ पे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सही तरीके से आपका प्रोग्राम काम नहीं कर रहा। तो वो उनको बाकायदा आपने रिकॉर्ड करना है, फाइंडिंग को रखना है और उसके मुताबिक उसका करेक्टिव एक्शन देना है तब तक जब तक कि वो बिल्कुल वो करेक्टिव एक्शन जो है रेक्टिफाई ना हो जाए, आपने उसको फॉलो अप भी करना है। Outside the premises of Saudi Aramco facilities, install a proper emergency notification system and alarm, and it will be checked by conducting periodic emergency response drill। जो तो अरामको की अपनी फैसिलिटीज़ हैं, प्लांट एरिया हो गए, उनमें तो अरामको ने खुद का ERP लगा रखा होता है, अलार्म सिस्टम वगैरह उनका सारा अपना सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप उनके फैसिलिटी से बाहर कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका सिस्टम नहीं है तो आपने एक अपना कॉन्ट्रैक्टर नहीं यानी कि अपना सिस्टम बिल्ड करना है ताकि ERP जो है यानी एमरजेंसी का जो सिचुएशन है वह हर बंदे को अलार्मिंग सिचुएशन टाइम से पता चल सके। उसमें आपको अलार्म लगाने हैं या उसमें आपको मैनुअली कोई अलार्म लगाना है या कुछ भी है, वो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए आपका। तो ये था आज का हमारा लेक्चर 7। अब लेक्चर 8 का हम थोड़ा सा टीज़र देखते हैं कि लेक्चर 8 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं CSAR की वो ख़त्म होती हैं। लेक्चर 8 में हम आगे जो प्रॉपर हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनके मतलब पढ़ेंगे, जिसमें CSSP जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्रोग्राम बनाया जाता है। अब ये साइट सेफ्टी प्रोग्राम होता क्या है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम इंशाल्लाह लेक्चर 8 में पढ़ेंगे। और दूसरा हमने पढ़ा था HIP हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान एंड अदर सबमिटल्स, और इसके साथ हम HIP को भी डिस्कस करेंगे और जो दूसरे प्लान प्रोसीजर सबमिट होते हैं या जिनके मतलब कॉन्ट्रैक्टर को अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करनी होती है वो हम आगे लेक्चर 8 में पढ़ेंगे।
तो देखते रहिए लेक्चर 6, 7, 5 और इनको शेयर भी करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और वॉच भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक आगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।